बस ड्राइवर बना शिक्षक। चंदू संसारपुर में रहता था। वो बहुत ही गुणी और नेक लड़का था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। उसके घर पे उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता थे। लेकिन पढ़ाई में होशियार होने के कारण चंदू को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी और उसने मैथमेटिक्स में एमए किया था। लेकिन कोई काम न मिलने के कारण उसे एक स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। उसे अपने काम में कोई शर्म नहीं आती थी। लेकिन उस स्कूल में बहुत ही अमीर और घमंडी बच्चे पढ़ा करते थे। वे हमेशा चंदू का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि गरीबी के कारण चंदू के कपड़े कभी फटे होते थे और कभी उसे चप्पल में ही आना पड़ता था। अरे बस ड्राइवर भैया, क्या बात है, आज फिर फटी कमीज में आ गए हैं? अरे हमारा लिहाज तो कर लो। देखो देखो हम लोग कैसे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ हाँ भैया, कम से कम जूते तो पहन लो। चंदू उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था और उनकी बातों को हंस के टाल दिया करता था। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, मैं कल जूते पहन कर आ जाऊंगा और अच्छी कमीज भी पहनूंगा। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अरे देखो तो, हमसे कैसे पढ़ाई के लिए पूछ रहा है, जैसे कि हमें नहीं आएगा तो क्या ये हमें सिखाएगा कुछ? ड्राइवर कहीं का। एक दिन छुट्टी के समय चंदू ने देखा कि सभी बच्चे बहुत परेशान हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार चिंटू, क्या करेंगे, परीक्षा नजदीक आने वाली है। मैथ वाले सर तो आ ही नहीं रहे और हमें तो मैथ का कुछ नहीं पता। हाँ हाँ पिंकू, हमारा भी काफी सिलेबस बाकी है, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। इन सवालों के जवाब तो मेरे ट्यूशन वाले सर को भी नहीं पता। पता नहीं अब बोर्ड्स में क्या ही हाल होगा हमारा। बच्चों की ये बातें सुनकर चंदू बच्चों के पास गया और उसने बच्चों से कहा, बच्चों, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे अरे ड्राइवर अंकल, रहने दो, तुम क्या मदद करोगे, तुम तो अपनी मदद नहीं कर सकते। देखो आज फिर तुम फटी कमीज में आ गए। बच्चों, एक बार मुझे अपने सवाल बताओ तो सही, शायद मैं उन्हें हल कर लूं। उनमें से एक बच्चा चंदू की ओर अपनी कॉपी फेंकता है। देख लो, तुम भी तसल्ली कर लो। लेकिन थोड़ी ही देर में चंदू उस सवाल को हल करके बच्चों को वापस कर देता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और एक एक करके चंदू सभी सवालों का हल कर देता है। अरे ड्राइवर अंकल, आप तो बहुत होशियार निकले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को ये बात बताते हैं और अगले दिन बच्चों के माता पिता स्कूल में आते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बात बताते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ड्राइवर चंदू को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अरे भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इतनी अच्छी मैथ आती है? भाई वाह, ये तो वही बात हुई, दिए तले अंधेरा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने गुणी मैथ टीचर हैं। चंदू, कल से तुम बच्चों को मैथ पढ़ाओगे। और अगले ही दिन चंदू की कुर्सी बदल जाती है। वो बस ड्राइवर से एक मैथ का शिक्षक बन जाता है। सभी बच्चे और उनके माता पिता भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। आलमगढ़ गांव में सुरेंद्र नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो आलमगढ़ की पत्थर की खदानों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा थी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील थी। वो घर का काम बड़े अच्छे से संभालती थी और उसकी बेटी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी। माँ माँ, देखो देखो, मैं फिर से अव्वल आई हूँ। शाबाश बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। हमारी जमा पूंजी तो हमारी ये बेटी मीरा है। हमें इस पे बहुत नाज है। सुरेंद्र और राधा का सपना था कि वो मीरा को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन खदान में एक दुर्घटनावश सुरेंद्र के हाथों पर बड़ा पत्थर आ गिरा, जिस कारण सुरेंद्र के दोनों हाथ काटने पड़े। अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राधा चिंतित हो जाती है कि अब उनका गुजर बसर कैसे चलेगा और मीरा के भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी। एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज से वापस आती है तो अपनी माँ को चिंतित देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बेटा, चिंता कैसे ना करूं, घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या?
मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इन सब का तेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा? हमारे सपनों का क्या होगा बेटी? कोई बात नहीं माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना खाते हुए मीरा को एक आइडिया आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना खाना बेचने का काम शुरू करो। हमारे कॉलेज के बाहर एक बूढ़ी औरत भी खाना बेचती थी, उसका काम बहुत अच्छा चलता था। शायद वो अब गांव चली गई है, पता नहीं आ नहीं रही आजकल। बात तो तेरी अच्छी है, बुरा आइडिया नहीं है। राधा को मीरा का आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन से ठेले पर कॉलेज के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। राधा के हाथ का बना स्वाद खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। दिन पर दिन उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद सुरेंद्र भी उसकी सहायता करता है। इस तरह से दोनों राधा और सुरेंद्र मेहनत करके अपनी बेटी को फिर से पढ़ाने लगते हैं। मीरा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बन जाती है, लेकिन राधा और सुरेंद्र सड़क पर खाना बेचना नहीं छोड़ते। एक दिन उन दोनों के ठेले के आगे एक सरकारी गाड़ी आकर खड़ी होती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस गाड़ी में से उनकी बेटी मीरा उतरती है, जो कि एरिया की कलेक्टर बन चुकी थी। गाड़ी से उतरकर मीरा सबके सामने बिना शर्म के अपने माँ बाप के गले लग जाती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और सुरेंद्र और राधा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा राधा से कहती है, माँ ये सफलता मेरी नहीं, ये आपकी सफलता है। मैं आज जो भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। गरीब और बारिश का कहर। सुधा अपने भाई गोविंद के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। माँ, हम स्कूल से आ गए। जानती हो आज हमें अध्यापिका ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया बेटी? माँ, जानती हो शहरों में, गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें हमेशा पानी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हाँ दीदी, हमारे सर ने भी हमें यही सिखाया है। तो ठीक है गोविंद, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। हाँ दीदी। दोनों होशियार बच्चे अगर किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखते तो उसे जरूर टोकते। अरे राजू, क्या कर रहा है? आधी बोतल पानी पीकर आधा पानी यूं ही जमीन पर बिखेर दिया। इससे अच्छा किसी पौधे में डाल दिया होता। ये गलत बात है। अरे अरे सीमा, तुमने नल का क्यों बंद नहीं किया? वो देखो गोविंद, कितने सारे लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन्हें पानी की कोई कदर नहीं। हाँ दीदी, मगर ये तो गलत है ना? हाँ भगवान, इन्हें माफ करना और इनको सद्बुद्धि देना। बेचारे दोनों बच्चे बच्चों को तो समझा लेते थे, लेकिन यही बात वो बड़ों को समझाने में असमर्थ थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आधा घंटा हो गया आपके नलके से पानी गिरता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे चुप कर छुटकी, तुझे क्या लेना देना? मेरा पानी मैं जो मर्जी करूं। चाचा जी, आप गलत कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, इसीलिए आपने मुझे चुप करा दिया ना। बच्चे चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। एक रात को तेज तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही में सुधा और गोविंद का घर बच जाता है। लेकिन पानी के बहाव के साथ एक छोटा सा संदूक उनके घर के अंदर चला आता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर सोने, चांदी और हीरो की अशर्फियां होती हैं। यह देखकर सारा घर हैरान रह जाता है। अजी देखो, इतना सारा सोना! हे भगवान, ये क्या? हमारी तो गरीबी दूर हो गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं सुधा के चाचा का घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अरे हम तो बर्बाद हो गए सुधा की माँ, देखो मेरा घर कैसे टूट गया है। चाची, आप लोग पानी की बर्बादी करते थे, आज पानी ने आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं पानी को भगवान समझना चाहिए। हाँ बेटी, तूने तो बहुत समझाया, हम ही ना समझे। आज के बाद पानी की बर्बादी नहीं करूँगी। हे इंद्रदेव, हम पर कृपा करो, हमें माफ करो। सुधा समझदार थी, उनका घर तो बच गया, लेकिन बाकी सभी लोगों को पानी की बर्बादी ना करने की सीख मिल गई थी।
गरीब का मिट्टी का ट्रेन मरम्मत। कैलाशपुरम का एक गांव था। उधर फूलन देवी करके एक महिला थी। उसका एक ट्रांसपोर्ट का व्यापार था। उसको 3 बस थे। उस गांव में फूलन देवी का ही बस चलते थे, क्योंकि वह एक घमंडी और जिद्दी औरत थी। वह सभी को धमकी देकर एक रौडी की तरह सबके पास हफ्ता वसूली भी करती थी। सभी गांव के लोग फूलन देवी से डरते थे। एक दिन जब फूलन देवी बाजार में आई और एक आदमी से ऐसी बोली, अरे ओ चश्मे बद्दूर, जल्दी से पैसा दे। एक झापड़ दूंगी तो तुम्हारे दादा परदादा याद आ जाएंगे। फूलन, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे ओ पहलवान, पहले तुम पैसा निकाल और जो कुछ भी करना है कर लो। हाँ, नालायक। फूलन के इशारे पे ही उस गांव में बस निकलते थे। फूलन के इजाजत के बिना कोई भी बाहर नहीं जाता था। एक दिन गोपी करके एक आदमी उसके पत्नी जो गर्भवती थी उसको लेकर गांव के सेंटर में आया। वहां देखा कि सारे बस खाली थे। तभी उसने बोला, फूलन जी, आप थोड़ा जल्दी बस निकालिए। मेरी बीवी को शहर में हॉस्पिटल पहुंचा दो। वह दर्द से तड़प रही है। जल्दी लेकर जाओ। क्यों रे, ये तेरा प्राइवेट कार समझा है क्या? जब सारे लोग आ जाएंगे तब ये बस निकलेगी। बस पे चढ़कर बैठो। चलो चलो। ऐसा मत बोलो फूलन बहन, तुम भी एक औरत हो, थोड़ा समझो। औरत बहन कुछ नहीं रे। अगर तुम अभी के अभी 5,000 दोगे तो निकालूंगी। बोलो। गोपी कुछ कर नहीं सका और फूलन को 5,000 देता है। तभी उन दोनों को बस पे हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद गोपी सोच रहा था कि फूलन को सबक कैसे सिखाएं। तभी उसको उस गांव में पुराना रेलवे ट्रैक याद आता है। उसको बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं एक मिट्टी की ट्रेन बनाकर इस रेल के पटरियों पर घुमाऊं। ऐसा मुझे थोड़े पैसे भी मिलेंगे और गांव के लोगों को फूलन देवी से छुटकारा भी मिलेगा। ठीक उसी तरह गोपी एक बड़ा मिट्टी से बना हुआ ट्रेन बना देता है और उस पुरानी रेल के पटरियों पर घुमाने लगता है। वह बहुत ही कम दाम में सबको घुमाने लगता है। ये बात जब फूलन को पता चली, तुरंत वह गोपी के मिट्टी की ट्रेन के पास आ गई। क्यों रे गोपी, मुझसे ही पंगा ले रहा है? तुरंत इस ट्रेन को तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। जब फूलन ऐसा बोली, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा बोला, अरे फूलन, गोपी हम सबको बहुत कम पैसे में घुमा रहा है, वो क्यों ट्रेन को तोड़े? ऐसा बोलकर सभी लोग मिलकर फूलन को और उसके आदमियों को बहुत पीटते हैं। इस तरह गोपी और गांव वालों ने मिलकर फूलन को सबक सिखाई।